हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी मिड टर्म एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपना यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट आपके सभी सब्जेक्ट में हेल्प कर रहा है। मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया। तो आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ एसएसटी का मॉडल पेपर नहीं कहेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो आपके 2024 और 2025 में आया हुआ पेपर है, जो यानी पिछले साल का पेपर है। यदि आप इसे एक बार देखते हैं, समझते हैं, तो आपका पूरा पैटर्न पता चल जाता है कि इस बार का आपका मिड टर्म का पेपर कैसे आने वाला है। तो आइए हम बिना देरी के एक बार इंस्ट्रक्शन इसके पढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। बस आप जहां भी बैठे हैं पूरा इत्मीनान से अच्छे तरीके से टेबल और चेयर पर बैठे रहिएगा। आइए हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, कितने खंड हैं, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है। आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है, जो टोटल नंबर है 80 नंबर का आएगा, और जो पेपर होगी आपको पूरे 3 घंटे की पेपर सॉल्व करने होंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि जो पेपर है क्लास 9 का एसएसटी का, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एसएसटी का कुछ करा दो। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम एसएसटी के प्रश्नों को दिखा दूं, फिर इसमें से कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा देंगे। तो आइए हम देखते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 8 से क्लास 9 के फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। क्लास 8 के बाद 9th एक आपका क्लास 8 में 60 नंबर का आता था, लेकिन क्लास 9th में 80 नंबर का पेपर है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। बाकी आप पेपर शुरू से देते आ रहे हैं, बचपन से देते आ रहे हैं, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। फिर हम जैसे पेपर में आंसर को लिखते हैं पूरा अच्छे तरीके से, अच्छे शब्दों में, तो उसी प्रकार इस बार भी आपको अच्छे वर्ड, अच्छे शब्द उसमें डालने होंगे। तो उसके पहले हम बता दें कि कैसे पैटर्न, कैसा पेपर आएगा। तो आइए हम बिना देरी किए हम अपने पेपर की तरफ बढ़ते हैं। पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे इनको पढ़ते हैं। दिया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 6 खंड होगा, यानी टोटल इस खंड में टोटल 6 खंड होंगे। मैं बात कर दूं, एक बार बात कर लूं कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। हम आपके दोनों लैंग्वेज में पेपर लेकर आए हैं, तो आपको दोनों सभी के लिए है। तो बस अच्छे से बैठे रहो, समझते रहो इसको, सारी चीजें आपको इंग्लिश में भी मिलेंगी। जो प्रश्न पत्र है टोटल 6 खंड है। खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ, अंग और च, यानी टोटल 6 खंडों में विभाजित है। टोटल 6 खंडों में विभाजित है। प्रश्न पत्र में टोटल 37 प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी टोटल 37 प्रश्न आएंगे और आपको सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से करने होंगे। और हम बात करें खंड क की, खंड क में क्या होने वाला है, तो खंड क में आपके खंड क की बात करें, प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न मतलब ये होता है आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसका आपको टिक करना होगा। यानी खंड क में टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, आपको 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और खंड ख की बात करें, खंड ख में क्या होगा, प्रश्न नंबर 21 से लेकर 24 तक, यानी 21, 22, 23, 24, यानी 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। 4 क्वेश्चन अति लघु उत्तरी होंगे, छोटे क्वेश्चन लिखना होगा। अति लघु उत्तरी मतलब होता है आपको बहुत ही छोटे, यानी 40 शब्दों में उत्तर देना होगा। ये जो प्रश्न होंगे, चार होंगे, आपको 2 अंक मिलेगा। यदि इन चारों प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा खंड ख वाले में। अगर हम बात करें खंड ग की, खंड ग में आपको है 25 से लेकर 29 तक, 25, 26, 27, 28, 29, यानी यहाँ पे 5 प्रश्नों का समावेशन है, लघु उत्तरीय प्रश्नों का है, जिसमें से प्रश्न 3 अंक का आएगा। जब 3 अंक का आएगा तो थोड़ा सा शब्दों की संख्या बढ़ जाएगी, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा बड़ा लिख देना, 2 लाइन ज्यादा लिख देना। टोटल 60 शब्दों में अधिक नहीं होना चाहिए, लगभग 60 शब्दों तक होना चाहिए। अगर हम बात करें खंड घ की, खंड घ में प्रश्नों की जो संख्या होगी 30 से लेकर 33 तक आपके खंड घ में आएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दीर्घ मतलब होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मतलब होता है बड़े प्रश्नों का उत्तर देना। इसमें क्या है, आपको प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के आएंगे। इसमें 5 अंक के आएंगे। इसमें आपको जो उत्तर देना होगा 120 शब्दों में
तक देना होगा, 20 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका खंड को ख ग घ समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं खंड अंग की तरफ। खंड अंग की तरफ, खंड अंग जो है, खंड अंग में प्रश्न संख्या 34 से लेकर 36 तक के प्रश्न हैं, केस आधारित प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, केस आधारित प्रश्न हैं। इसमें आप अच्छे से करके सॉल्व करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। केस आधारित प्रश्न है, इसमें 3 उसके उप प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। यानी आपके 4 अंक के 3 उप प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। यानी 3 आपके क्वेश्चन आएंगे, 4 3 12। यानी आपको केस आधारित प्रश्न जो है आपके 12 नंबर के आएंगे, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर पास होना चाहते हैं, बस बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पास हो जाएं, तो पास हम यहीं से हो सकते हैं आपके केस आधारित प्रश्न से और बहुविकल्पी प्रश्नों को मिलाकर। टोटल आपका बनता है 12 प्लस 20, 12 प्लस 20 कितना नंबर, 32 नंबर। अगर जो बच्चे बस पास का सोच रहे हैं, बस पास का सोच रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से आप अपने एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देंगे और केस आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो आप पास नहीं सोच सकते हैं। लेकिन जो बच्चे और अच्छा करना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अपने क्लास में अपने टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अच्छे तरीके से देना होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट खंड चौ की, लास्ट खंड जो है खंड चौ 37 नंबर का है। इस पर मानचित्र आधारित प्रश्न होंगे। आपको मानचित्र में भरना होगा, आपको मानचित्र में भरना होगा 2 भागों के साथ 5 अंक के क्वेश्चन होंगे। अगर 37A 2 अंक का होगा, भूगोल से क्वेश्चन आएगा 37 का भी, जो कि 3 नंबर का होगा। बहुत ही आसानी से आपको करना होगा। मैं जब एग्जाम नजदीक आएगा तो हम आपको मैपिंग वाले क्वेश्चंस को भी करा देंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब कैरियर इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे आपके क्लासमेट हैं उन्हें जरूर बताइए। और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाते हैं, आपको सारे आंसर भी कराया जाएगा। तो आप लोग एक बार जरूर शेयर कीजिए, जरूर जो बच्चे देख रहे हैं एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। हम बात करेंगे प्रश्न पत्र में कोई अन्य विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्नों में एक आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक ही विकल्प का हल किया जाना चाहिए। इसके अलावा जहां भी आवश्यक हो प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। यानी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आपको कितने प्रश्न करने हैं, एक बार जरूर निर्देश वहां ही पढ़ना है। यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि आपके पेपर में टोटल 6 खंड होंगे, टोटल 37 प्रश्न होंगे। उसमें कुछ प्रश्न होंगे, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, कुछ केस आधारित प्रश्न होंगे, कुछ मानचित्र वाले प्रश्न होंगे। तो आइए हम बिना देरी किए हम अपने खंड को की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व कराने हैं, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराने हैं। तो आप लोग पूरे इत्मीनान से बैठे रहिए। अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, बेटा यहाँ पे पढ़ लेना, आपको इंग्लिश में यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं। यदि आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब कैरियर इंस्टीट्यूट, जो अपना ही प्लेटफॉर्म है। आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब कैरियर इंस्टीट्यूट, तो आपको वो दिख जाएगा। वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चे, जितने बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग वहाँ पे फ्री में हमारे कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए सारे कंटेंट मैंने फ्री में कर दिया है, तो एक बार जरूर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और आप वहाँ पे फ्री में सारी चीज़ें, कोई पैसा नहीं लेना है, आपको फ्री में सारी चीज़ें दिया जा रहा है, तो आप लोग एक बार जरूर डाउनलोड कीजिए। इंग्लिश मीडियम बच्चे अगर पढ़ लेंगे, वहाँ से अपने कंटेंट को डाउनलोड कर लेंगे, फिर आगे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। यहाँ पे मैं एक बार बात करेंगे खंड क की। खंड क में आपके क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें हम बात करने वाले हैं एक जो आपके 9th के सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी में टोटल 4 बुक हैं, उसमें से एक बुक है अर्थशास्त्र। जो पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र, वहीं से आ गया है। आपको पता होगा पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है। मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में कई बार इसे रिवीजन करा चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं। हमारे ब्रांच गोरखपुर, देवरिया और दिल्ली के जो हमारे आसपास के बच्चे हैं, जो करोल बाग, प्रेम नगर, पटेल नगर के आसपास के बच्चे हैं, पढ़ते हैं।
तो अगर आपको हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमारे नज़दीकी ब्रांच पे जाके आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे पालमपुर गांव के लोगों के मुख्य व्यवसाय की बात कर रहा है। पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? तो आपको पता है कि पालमपुर गांव जब पढ़ाई किए थे तो पालमपुर गांव में पूरी तरह से कृषि के बारे में बताया गया था, वहाँ पे खेती के बारे में बताया गया था। यानी इसकी जो मुख्य ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें दिया है दुकानदारी, परिवहन, कृषि, उद्योग। तो इसका राइट ऑप्शन है कृषि। यानी आपको पालमपुर गांव के बारे में जरूर आता है। पालमपुर गांव की जो पूरी तरह से जो चैप्टर है वो किस पर निर्भर थी? पालमपुर गांव की जो कहानी है कृषि पर निर्भर है। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि वहां की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या थी? कृषि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन के टाइप को समझते जाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से आइडिया लगते जाए, पूरी तरीके से आइडिया लगता जाए कि आखिरकार क्वेश्चन में एमसीक्यू कैसे पूछा जाता है। क्योंकि एमसीक्यू कई तरीके का पूछा गया है 9th में, तो आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे, समझते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई परिस्थितियों में से बेरोजगारी को सही प्रदर्शित करने वाले परिस्थिति की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी बेरोजगारी को सही प्रदर्शित करने वाले, यानी कौन ऐसा लग रहा है कि बेरोजगार है, इस ऑप्शन को समझेंगे। इसमें ऑप्शन में कौन से ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि बेरोजगार है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेरोजगार क्या होता है। बेरोजगार वो होता है जो अपना कोई भी अपने व्यवसाय, कोई भी कार्य, कोई भी नौकरी नहीं करता है, बस ऐसे ही निठल्ले घर बैठे रहता है। तो उस तरीके के कोई भी काम न करे तो उसे बेरोजगार कहते हैं। जो इसमें क्वेश्चन है कि कह रहा है बताना है कि क्या लड़का बेरोजगार है कि नहीं है। इसमें कह रहा है कि सोनू 9 साल का है और उसके पास कोई नौकरी नहीं है, यानी नौकरी नहीं है तो क्या है? बेरोजगार है। यानी राइट पहला ऑप्शन क्या है? सही है, यानी ये बेरोजगार है। रीना 19 साल की है, उसे बाहर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बेटा इसमें बाहर काम करने में अगर कोई काम है तो आप घर से बाहर आपको करना ही पड़ेगा। यानी कह रही कि कोई काम करने में दिलचस्पी नहीं है, बाहर काम करने में दिलचस्पी नहीं है, यानी ये भी बेरोजगार है। अगला है सचिन 25 साल का है, पढ़ा लिखा है, वह प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार है। यानी वो काम करने के लिए तैयार है, यानी कुछ काम कर सकता है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? बेरोजगारी के मामले में कौन सा बेरोजगार है? भाई ये तो काम ही नहीं करना चाह रहा, उसके पास कोई नौकरी नहीं है और एक दिलचस्पी ही नहीं है उसके पास। रीना के पास कोई दिलचस्पी नहीं है और सोनू जो 9 साल का है उसके पास कोई नौकरी नहीं, यानी बेरोजगार ऐसे ही है। तो आपको पता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। आइए हम देखते हैं विकल्प के माध्यम से विकल्प में कैसे दिया गया होता है। विकल्प आपका ऑप्शन दिया गया होगा, कैसे दिया होगा? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन सी आपको पता है कि एक पहला और दूसरा ऑप्शन सही था। बेरोजगारी के मामले में इसमें कौन सा था? 2 ऑप्शन सही था, पहला और दूसरा। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन में गुज्जर बकरवाल चरवाहा समुदाय भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश से संबंधित रखता है? तो आपका ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जो भी बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो एक बार वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते हैं, सारे क्वेश्चंस की कंटेंट आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप वहां से अभी कुछ टाइम है पेपर में, तो आप और ही अच्छी तरीके से उसे तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है, एक वर्ड में आंसर देंगे, भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? भावर कहा जाता है, भावर। राइट ऑप्शन क्या होगा? भावर। आपको ऐसे अपने क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भावर और फादर में क्या अंतर होता है, तो आप लोग ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार रखेंगे भावर और फादर के बारे में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, आपके सारे क्वेश्चन कराएंगे, बस आप ऐसे ही अच्छे से इत्मीनान से बैठे रहिएगा। सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन भी देंगे, बस आप अच्छे तरीके से बैठे रहिए, समझते रहिए और
सेशन को शेयर करते रहिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी? तो आपका राइट आंसर होगा परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ। अगर हम बात करें आपका इंग्लिश मीडियम की, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी घबराएंगे नहीं। सारे क्वेश्चंस आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पेपर है आपके हमारे यूट्यूब कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे अपलोड है, तो आप एक बार जाइए वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसका फ्री में आनंद उठाइए। तो आपको आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि अगर इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप लोग एक बार समझ लेंगे इसको। सारे क्वेश्चन हम एक बार हिंदी में डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, मलधारी खानाबदोश चरवाहे भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? किस रूप से पाए जाते हैं? तो आपको भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? क्या मलधारी खानाबदोश चरवाहे किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा कि राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वें क्वेश्चन की जो 7वां क्वेश्चन है, यह किसने कहा लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। यानी इस तथ्य को, इस स्टेटमेंट को किसने डिफाइन किया था? लोकतंत्र को बहुत सारे जो विद्वान हैं अलग अलग तरीके से बताए हैं। तो इस तथ्य को, इस फैक्ट को किसने बताया था कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो, लोगों द्वारा बनाई गई हो? तो आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का। तो अब्राहम लिंकन ने इस स्टेटमेंट को दिया था लोकतंत्र के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। आप लोग अच्छे से इत्मीनान से बैठे रहिए, समझते रहिए। आगे देखिए किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है मिलान कीजिए। तो आप देख लीजिए, आपको बहुत ही कई तरीके के आपको बहुविकल्पित प्रश्न मिल रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं आप सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 कह रहा है कि मिलान का क्वेश्चन है। इसमें मिलान में दिया गया है कि म्यांमार का जो राइट मिलान होगा, म्यांमार का सैनिक शासन और चिले तानाशाह, सऊदी अरब राजशाही और पाकिस्तान सैनिक तख्तापलट। यानी आप याद रखेंगे पहले का जो ऑप्शन है, पहले का जो है किससे मिल रहा है? तीसरे से। पहले का जो है तीसरे से। तो आइए हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहले का तीसरा याद रखेंगे, पहले का तीसरा याद रखेंगे। यानी आप इसमें देखेंगे, आप इस लाइन में देखेंगे पहले का कौन सा? तीसरा। पहले का तीसरा, यानी ऑप्शन 20 सही है। ऑप्शन 20 सही है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 सही है। यदि कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हम एक क्वेश्चन से नहीं पकड़ पाते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ भी 3 लिखा होता तो हम नहीं समझ पाते, तो आपको सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होता है। आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और पहले 9 को सॉल्व कर लेते हैं। 9 को सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कई बार कराया अपनी क्लास में। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक कौन है? नेल्सन मंडेला ने कौन सी आत्मकथा के बारे में बताया था? तो जिसका नाम है मीन काम्फ माई लाइफ जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका जो राइट ऑप्शन है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो याद रखेंगे द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में नेल्सन मंडेला ने अपने उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक कौन है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो याद रखेंगे, मैंने क्लास में कई बार करा चुका हूं इस क्वेश्चन को। तो हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक ही फैक्ट है, ये चीजें क्वेश्चन आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम है तो आप लोग अगर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। इसमें भी
ऑप्शन टिक किए गए हैं तो एक बार आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम एक साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कह रहा है, यानी ये भारत की स्थल सीमा और जलीय सीमा होती है। तो भारत की जो बस केवल स्थल सीमा की बात कर रहा है, भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई होगी, एक बार फैक्ट है, फैक्ट को हम अच्छे तरीके से, जो फैक्ट होता है उसे हमें याद करना ही होता है, हमें उस चीज को रटना ही होता है। तो 12,600 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 12,600 किलोमीटर। 11वां क्वेश्चन की बात करें तो किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने दक्षिण भारत में रंगभेद के विरुद्ध का आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन याद रखेंगे, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करके जाते हैं तो पेपर में इसे मिलता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अगर एक बार समझ के जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा फैक्ट की क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर हम ऑप्शन को कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गर्मियों की छुट्टी में आप एक द्वीप समूह भ्रमण करने जा रहे हैं। यानी मान लीजिए गर्मी की छुट्टी हुई है और आप लोग एक द्वीप समूह की तरफ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, भ्रमण करने जा रहे हैं, टूरिस्ट पे जा रहे हैं, टूर करने जा रहे हैं, जो कि भारत के समीप है। जो द्वीप समूह है कहां पे है? भारत के समीप है। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर अपने भ्रमण स्थल का पहचान कीजिए। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया, कुछ तथ्य दिया गया, इनको देखकर, इनको समझ के बताना है कि आप किस जगह पर घूमने गए हैं, आप किस जगह पे घूमने गए हैं। तो कह रहा है कि ये जो हिस्सा है एक अरब सागर में स्थित है। आप जहाँ घूमने गए हैं वो अरब सागर में स्थित है। आप खुद सोचिए कि अरब सागर भारत के किस साइड में है। अगर आप थोड़ा बहुत ही मैपिंग किए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि अरब सागर में स्थित है, यह प्रवाल द्वीपों का समूह है, इसका मुख्यालय कावारत्ती है। तो आप थोड़ा सा, किसी भी ऑप्शन से थोड़ा भी आइडिया लग जाएगा आपको, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपको ना थोड़ा सा आइडिया जरूर लग जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कावारत्ती पढ़े हैं तो कहाँ का मुख्यालय कहाँ का है? लक्षद्वीप के बारे में सुना होगा आपने, लक्षद्वीप के बारे में सुना होगा। तो जो द्वीप है तो बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक साथ कर लेते हैं। निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसकी न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है और न ही तटीय सीमा है। ऐसा कौन सा राज्य है जो न ही आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही आपका तटीय सीमा बनाता है? तो इस राज्य का नाम याद रखेंगे। ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल। तो आपका जो राइट ऑप्शन है होगा मध्य प्रदेश। आपका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? मध्य प्रदेश। इसको याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और न ही तटीय सीमा बनाता है? दोनों ने बनाता है, तो कौन सा राज्य है भाई? मध्य प्रदेश। इसमें से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो नदियां होती हैं, एक हिमालय नदियां होती हैं और एक प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। तो हिमालय नदी के बारे में नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जो कि सबसे लंबी नदी बनाती है, सबसे लंबी नदी है। तो उस नदी का नाम है महानदी। क्या नाम है भाई? उस नदी का नाम है महानदी। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शालीनता से आप जहां पे बैठे रहो, पढ़ते रहो मस्ती से। और जो ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं, जो ऑप्शंस नहीं क्लियर है, उसका हम एक बार सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी कराऊंगा, तो आपको वहां पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अभी पेपर नजदीक है तो आपको बस आइडिया लग जाए कि ये पेपर कैसे आने वाला है, उस हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार हम करा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 के आते हैं। सबसे पहले इसमें इंग्लिश मीडियम दिया गया है, तो आप लोग एक बार इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे और एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। कुछ संकेत दिया गया है, कुछ संकेत दिया गया है, उस संकेत के आधार पे हम कौन सी नदी है उस नदी की बात कर रहे हैं। कौन सी नदी है, थोड़ा बहुत हिंट दिया है, संकेत दिया है, आप उस संकेतों को पढ़कर बताएंगे कि उस नदी का क्या नाम है। तो इसमें दिया गया है यह गंगोत्री से निकलती है। ऐसे सोचिए कि कौन सी नदी है जो गंगोत्री से निकलती है। आपके माइंड में आना चाहिए कि वो कौन सी नदी है जो कि गंगोत्री से निकलती है। अगर ये माइंड में नहीं आ रहा है तो आप सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। इसकी प्रमुख सहायक नदियां घाघरा, गंडक और कोसी है। तो थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि इसकी सहायक नदियां क्या होती हैं। आप जो मुख्य नदियों से बहुत सारी नदियां जो भाग लेती हैं, अपना अलग मुख्य द्वार बनाती हैं, वो सहायक नदियां होती हैं। तो आपको कह रहा है कि इसकी कौन सी प्रमुख नदियां हैं, किसकी है, घाघरा, गंडक और कोसी। तो आप लोग अगर थोड़ा भी पढ़े हैं तो माइंड में आ जाएगा कि कौन सी नदी है जो इनकी सहायक नदियां हैं, घाघरा की, गंडक की और कोसी की। हमारे सारे क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा, याद किया होगा, तो सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएगा। अगर इससे भी समझ नहीं आया तो तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नदी के ढाल में प्रति 6 किलोमीटर दूरी पर 1 मीटर की गिरावट आती है। तो ऐसे कौन सी नदी है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन को संकेत के हिसाब से पहचान सकते हैं। तो बस मात्र एक ही नदी है जो इसमें से जो मिल रहा है, जिसका नाम है गंगा नदी, जिसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी की हम बात करेंगे, सहायक नदियों की घाघरा, गंडक और कोसी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन है, तो हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मानक यामात्तर रेखा मानक यामात्तर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो इसका राइट ऑप्शन है नागपुर। इसका राइट ऑप्शन है नागपुर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको मिलेगा अभिकथन और कारण। कथन और कारण के क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन के लास्ट में 1-2 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पूरी तरह से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप अच्छे से देखते रहिए। इसमें कह रहा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर टाइड कहलाता है। यानी चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर क्या कहलाता है भाई, टाइड कहलाता है। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो इसका कारण बताना है कि राज्य को अदा किए जाने वाला कर टाइड कहलाता है। क्या हम इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? इसमें अभिकथन और कारण दोनों दिया गया है। अगर आपको पता है कि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर टाइड है तो आप सही मानेंगे। अगर राज्य को अदा किया जाने वाला कर टाइड कहलाता है तो इसको सही मानेंगे। तो आपको क्या लगता है क्या सही होने वाला है? तो आप ऑप्शन में देखिए कि किस तरह से ऑप्शन पूछा जाता है। इसमें इस तरीके से ऑप्शन सही पूछा जाता है। इसमें जो विकल्प है, विकल्प ए पहले पढ़ेंगे। कह रहा है कि अभिकथन ए एवं कारण दोनों सही है। कह रहा है कि दोनों सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो आपको अगर लगता है कि दोनों सही है तो हम इसको दोनों पर क्लिक करेंगे। अगर लगता है कि दूसरा ऑप्शन ऐसे देगा, अभिकथन ए और कारण दोनों सही है परंतु अभिकथन इसकी सही व्याख्या नहीं है, तो इसमें आपको ऑप्शन 2 इस तरह के देगा। और ऑप्शन 3 है कि अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है। तो आपका ऐसा है कि जो फर्स्ट था वो आपका सही था, अभिकथन वाला सही है। जो कारण दिया था वो वाला क्वेश्चन गलत है। इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। आप एक बार ये भी देख सकते हैं, इस तरह के भी ऑप्शन आते हैं। अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं।
आपको इससे घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से अगर आपको फैक्ट याद है तो आप अच्छे तरीके से अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इंग्लिश मीडियम के दिया गया है, तो आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए या हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको एप्लीकेशन पे दिया गया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी इसमें चार्ज नहीं लिया जाता है। आप उसमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और फ्री सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये भी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो आपको तथ्य, इसमें तथ्य आपको याद होना चाहिए। यदि तथ्य याद है तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसे ट्रिक से करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मतलब माइंड तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभिकथन कह रहा है कि गंगा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो आप खुद बताओ, हम ऊपर सवाल किए हैं, गंगा नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मैंने तो आपको बताया था कि हिमालय नदियां होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। अभी क्लास में जैसे डिटेल हम सॉल्व कराते हैं, अगर हम इसमें डिटेल सॉल्व कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसीलिए हम बस आपको आंसर की चर्चा कर दे रहे हैं कि आपका आंसर कौन सा सही है और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि जब आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि गंगा नदी सदा नीला है, गंगा नदी सदा नीला है। तो देखिए अभी कथन और कारक में ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शन जो है, विकल्प जो है ऐसे ही आएंगे। एक बार दिया रहेगा अभिकथन ए कारण आर दोनों सही है, और एक बार दिया रहेगा कथन ए एवं कारण दोनों सही है परंतु अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। एक बार देगा सही नहीं है और एक बार कहेगा अभिकथन की सही व्याख्या है। तो आप बहुत ही इत्मीनान से देखकर समझे करेंगे। एक बार देगा इसमें ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें कह रहा है कि अभिकथन ए गलत है परंतु आर सही है। तो कैसे सही है हम देखेंगे। अगर आपको अच्छे से पता है, हमारी क्लासें याद आ रही हो तो आप वहां से याद कर लेंगे कि गंगा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नहीं है, गंगा नदी प्रायद्वीपीय नदियां नहीं है। ये जो नदियां होती है हिमालय नदियां होती हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है हिमालय नदियों के बारे में, तो आप हिमालय नदियां भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका गलत है, और जो कारण वाला है गंगा नदी सदा नीला है, ये आपका सही है। तो आइए हम देखते हैं ऐसे कौन सा ऑप्शन है उस हिसाब से हम करेंगे। तो पहला गलत है, यानी देखिए यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते समय आपको पूरी तरह से फैक्ट को याद रखेंगे, यदि याद है तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, बहुविकल्पी खंडकों के लास्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन। आपको खंडकों में टोटल 20 एमसीक्यू आएंगे, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। उसका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी अभिकथन और कारण का है, यानी अभिकथन और कारण से देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। लास्ट में देखेंगे, समझाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि भूमि, पूंजी और श्रम उत्पादन के प्रमुख साधन है। कारण कह रहा है कि औजार, मशीन और भवन अस्थायी पूंजी का उदाहरण है। तो इसमें से देखेंगे, कह रहा है कि अभिकथन ए एवं अभिकथन कारण आर दोनों सही है, एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। यानी सही बात है कि इसमें कह रहा है कि भूमि, पूंजी और श्रम उत्पादन के प्रमुख साधन है, यानी उत्पादन के प्रमुख साधन भूमि, पूंजी और श्रम होते हैं। और कारण क्या कह रहा है कि औजार, मशीन और भवन अस्थायी पूंजी के उदाहरण है। सही बात है, जो अस्थायी पूंजी के उदाहरण है औजार, मशीन और भवन होता है। तो यहाँ पे आपको दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही है और अभिकथन की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे आपको टोटल 20 एमसीक्यू करा दिया गया है। अब हम बात करेंगे
खंड खो की। खंड खो को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दूं कि इस 20 एमसीक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एमसीक्यू को अच्छे तरीके से करते हैं तो अब जो बच्चे सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे, बस पास के लिए पढ़ रहे हैं, तो उस पास के करीब पहुंच जाएंगे। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आया था आपको पता है? आपको पता है कि इसमें से देखिए अभिकथन और कारण का 3 क्वेश्चन आया था, एक मिलान वाला क्वेश्चन आया था, और आपको विकल्प 1 सही है, विकल्प 2 सही है, इस तरह के 2 क्वेश्चन आए थे। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इसे एमसीक्यू इस तरीके का आ रहा है। तो आप बिल्कुल घर पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, इस सब्जेक्ट को ही पूरा जी जान पूरा अच्छे तरीके से मेहनत से पढ़िए ताकि आप इसमें भी अच्छा कर सकें। हम बात करेंगे खंड खो की। खंड खो में क्या है, हम आपको आज केवल क्वेश्चंस दिखा दे रहे हैं। एक बार आप लोग अपने बुक से, अपने नोटबुक से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। आपके स्कूल में यानी स्कूल में क्वेश्चन कराया गया होगा, आपके ट्यूशन सेंटर यानी कोचिंग सेंटर में भी कराया गया होगा, तो आप लोग वहां से एक बार पढ़ सकते हैं। तो आइए बात करने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन की क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान के किन्हीं दो लक्ष्यों के लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में तृतीय स्टेट में शामिल किन्हीं 2 समूहों का वर्णन करना है। यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, पहला चैप्टर है, इसमें कह रहा है 23 मानव जीवन के लिए झीलों के कोई 2 महत्व को बताइए। यानी देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपको मैंने बताया था कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में केवल 2 नंबर का आएगा, केवल 2 नंबर का आएगा। यानी टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं 8 नंबर के। तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको 20 से 30 वर्डों में लिखना होगा, तो आसानी से आप लिख सकते हैं। बहुत ही बड़ा इस क्वेश्चन को आंसर नहीं देना है। आगे देखेंगे आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन में मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक क्वेश्चन कीजिए, अथवा नदियों के कोई 2 आर्थिक महत्व बताना है, कोई 2 आर्थिक महत्व बताना है। यानी हमें इसे ये समझ में आ रहा है कि हमें झील के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें नदियों के बारे में जरूर पढ़ना होगा। कह रहा है कि हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है, हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है, कोई 2 कारण लिखिए। तो आप लोग इसे क्वेश्चन संविधान वाले से आप लोग संविधान का क्वेश्चन हर साल आता है, संविधान क्या है, संविधान में जो भी ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो एक बार जरूर इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा और अपने आंसर को बहुत ही शालीनता से, बहुत ही स्वच्छ तरीके से, अच्छे तरीके से लिखिएगा। हम बात करने वाले हैं खंड गौ की। खंड गौ में आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें बात कर लें कि जो आपको प्रश्न दिख रहा है, इसे प्रश्न दिख रहा है, एक प्रश्न सारे सब्जेक्ट से आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वहां से क्वेश्चन आ गया है। हम खंड गौ की बात करेंगे। खंड गौ में है लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड गौ क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड गौ में लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये आपके जो क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर का होगा, 3-3 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल 15 नंबर के। इसमें कह रहा है कि क्या म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश है, क्या म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश है। अपने उत्तर के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। और आपके इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लेंगे और एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब 26 का ए देखिए, इसमें ना क्वेश्चंस को अथवा करके दिया गया, अथवा करके भी हम लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि घुमंतु समुदाय के लोग अपना स्थान क्यों बदलते हैं, कोई 3 कारण लिखिए। उसके बारे में कह रहा है। ऑप्शन बी, यदि आपको ए वाला क्वेश्चन है ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आपके लिए एक ऑफर है, ए वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। वन कानूनों के पास होने वाले चरवाहों के जीवन पे पड़ने वाले किन्हीं 3 प्रभाव का वर्णन कीजिए। अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं तो आपको क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, बहुत अच्छे तरीके से उसको कुछ भी ना कुछ उसके जो आपके पास नॉलेज है उसके बारे में जरूर लिख कर आइए, आपको नंबर वहां पे मिलेगा।
एक है आपको 27 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, मैंने क्लास में कराया गया क्वेश्चन है, सिंधु नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। तो ऐसे नदी तंत्र को जरूर पढ़ के जाइएगा। सिंधु नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में, कभी सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूछता है, कभी गंगा नदी तंत्र के बारे में पूछता है। तो एक बार आप लोग जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। सिंधु नदी तंत्र का वर्णन करने के लिए कह रहा है, तो आप एक बार इसे जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित समझाइए। यानी जो बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी क्या होती है, उसके उदाहरण सहित समझाना है। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव की किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन करना है। यानी पालमपुर गांव की उस चैप्टर से किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन करना है। तो आपको यहाँ पे खंड गौ तक सॉल्व हो गया, खंड गौ तक सॉल्व हो गया, 3 खंड सॉल्व हो गया, अभी 3 खंड बाकी है। तो पूरा अच्छे तरीके से आप बैठे रहो, सीखते रहो, समझते रहो, वीडियो को पूरा देखना। पानी वानी पी सकते हो आप लोग भी। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो जरूर इसको शेयर कर दो, अपने फ्रेंड को सेंड कर दो, अपने क्लासमेट को सेंड कर दो, अपने रिलेटिव को सेंड कर दो जो क्लास 9th में है। चलो हम बात करेंगे खंड गौ की। हम बात करेंगे खंड गौ की। खंड गौ में क्या है, हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। हरित क्रांति के बारे में बताया गया है, हरित क्रांति के प्रभावों के बारे में बताना है, समीक्षा करना है। या आपको आपके क्षेत्र में किए जाने वाले किन्हीं 5 गैर कृषि कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके 5 नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का टोटल। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखना होगा आपको, 120 शब्दों में लिखना होगा। अगर क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ना रिपीट करता है, तो एक बार जरूर इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना कुछ रिपीट होगा, आप जरूर पेपर देके आएंगे तो आप खुद बोलेंगे सर ये क्वेश्चन फिर से आ गया और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए हैं। तो 31 के ए में बात करेंगे, लोकतांत्रिक सरकार की कोई 5 मुख्य विशेषताएं बताना है। आपको लोकतांत्रिक सरकार की कोई 5 मुख्य विशेषताएं लिखना है इसमें, और गैर लोकतांत्रिक सरकार की 5 सामान्य लक्षण भी लिखना है, 5 सामान्य लक्षण भी लिखना है। यहां से बात करेंगे आगे, 31 नंबर तक हो गया। इसमें एक क्वेश्चन अथवा वाला कर सकते हैं। अगला देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आपको भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में वर्णन करना है। अथवा अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, भारतीय मरुस्थल का विस्तार से वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। एक सारे सब्जेक्ट से आएंगे, हिस्ट्री से भी आएगा, ज्योग्राफी से भी आएगा, पोल साइंस से भी आएगा, इकोनॉमिक्स से भी आएगा। तो आप लोग सारे बुक पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के संसार पर पड़े दूरगामी प्रभावों का वर्णन करना है। यानी फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन आया है। फ्रांसीसी क्रांति के समाज के सभी वर्गों को आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, अपने उत्तर के समर्थन में कोई 5 तर्क दीजिए। अपने आप से, अपने हिसाब से बताना है, आपको अपने दिमाग से बताना है। उसमें उसके उत्तर में कोई समर्थन नहीं, आपके ध्यान रखेंगे, समर्थन में देना है, आपको उसके विरुद्ध उत्तर नहीं देना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन से एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा और टॉपर बन के आइएगा। 33 तक हो चुका। आप इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश मीडियम देख लेंगे। और जो भी बच्चे अगर डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, जरूर एक बार डाउनलोड करके जरूर देख लेना बेटा, आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। खंड अंग जो है, जैसा कि आप लोग बताया था कि बहुत ही इजी पोर्शन होता है। खंड अंग में होता है केस आधारित प्रश्न। एक केस आधारित प्रश्न है, आपको क्या करना होगा, यहाँ से पास हो सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि हम अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुविकल्पी इस क्वेश्चन को जरूर करना। यहाँ पे क्या कर रहा है, केस आधारित क्वेश्चन है।
आप लोग 34 नंबर क्वेश्चन को, इस अनुच्छेद को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको जो अनुच्छेद दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसमें जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया होगा, जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया होगा आप अच्छे से उसे समझकर आंसर को लिख सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 की, क्वेश्चन नंबर 35 में भी आपका आप बताया था कि तीन से गद्यांश आएंगे, 3 अनुच्छेद आएंगे। तो दूसरा अनुच्छेद ये है, इसको भी पढ़ना है और इसके उत्तर को देना है। तो एक बार आप लोग घर पे जरूर पढ़िएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इसको पढ़ के आपको केवल ना उत्तर देना है, इसमें केवल उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पे, और आपका आंसर, अच्छी बात है कि आपका आंसर इसी में होगा, तो आपको इसी से आंसर करना होगा। आगे है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाला है सेक्शन ई, इंग्लिश मीडियम का है। देख लीजिए इंग्लिश मीडियम बच्चे भी इनको डाउनलोड करेंगे और इस सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसका 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपको बताया था कि 3 अनुच्छेद आने वाला है, तीनों अनुच्छेद बहुत ही आसान आते हैं। आप एक बार जब पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका आंसर दिया क्या होगा। अब हम आपका जो लास्ट खंड है, खंड चौ आपके मात्र 5 नंबर के आने वाले हैं, जो टोटल मानचित्र पर आधारित प्रश्न होंगे। मानचित्र पर आधारित प्रश्न होंगे। आपको मानचित्र को याद रखना होगा, कौन सा, क्या, कैसे, कहाँ पे भरना है। और इसमें क्या कर रहा है कि भारत के मानचित्र 2 स्थान ए और बी को चिन्हित किया गया है। उन्हें दी गई जानकारी के आधार पर पहचानिए और उनसे पास खींची गई रेखाओं पर उनके सही नाम लिखिए। तो आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, आपके दोनों क्वेश्चन को इसका आंसर लिखना है और मानचित्र में भी दर्शाना है। अगर मानचित्र की थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो हम पेपर के समय आपके मानचित्र के सारे प्रश्नों को एक बार सॉल्व करा देंगे, एक ही लेक्चर में सॉल्व करा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना होगा। 37 के बी में यहाँ पे देखेंगे आपको भूगोल का है। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का प्रश्न आएगा। करें कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पर, भारत के पॉलिटिकल जो मैप होता है उस पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को उपयुक्त करना है, 3 चीजों को दर्शाना है। उसे प्रतीकों के साथ दर्शाइए। सांबर झील कहाँ है, केटू कहाँ है, मालाबार तट कहाँ है, पंजाब कहाँ है। आपको केवल कितने करना है, केवल 3 करना है और आपके 3 नंबर आपके खाते में हो जाएंगे। आपके 3 नंबर आपके खाते में हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी घबराएंगे नहीं, बस उसे क्या करना है, यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस प्रश्न को भी डाउनलोड कर लेना है। ये आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपका सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आपका पैटर्न पता चल गया होगा कि इस सामाजिक विज्ञान के पेपर में, क्लास 9 के पेपर में आपके टोटल 37 प्रश्न आएंगे, आपके टोटल 6 खंड होंगे। तो ऐसे ही आपके अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो हम ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का हम करा दूंगा। सारे सब्जेक्ट का मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट करा दूंगा। बस आपको एक बार कमेंट में लिखना है, हाँ सर इस सब्जेक्ट कराना है। तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसे अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव को जरूर सेंड कीजिए। जो भी बच्चा 9th में पढ़ता है कि समझ जाए कि हाँ यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे सारे सर बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को कराते हैं। तो हम आज का क्लास यहीं पर रुकते हैं। काफ़ी वीडियो लंबी है तो आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसे ज़रूर शेयर कर देना, आपका शेयर ही हमें मोटिवेट करता है और हम और आपकी और सिलेबस को और चैप्टर को करा पाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे धन्यवाद।